Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर सर्व मोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की खास पेशकश बजट और बाजार। बजट बेहद ही नजदीक है और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट पे हो गया है ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली का दौर शुरू। ऐसे मूड माहौल में क्या मार्केट्स पे अप्रोच रखनी चाहिए और बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है, इस मुद्दे को इस शो में हम डिस्कस करते हैं। और आज हमारे मेहमान बेहद ही खास हैं। अजय बग्गा सर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे इनसे ज्यादा गहरी पकड़ और कोई नहीं रखता है। अजय जी, बहुत शुक्रिया अपना समय बिस्तक को देने के लिए। के साथ बहुत दिनों बाद जुड़ने का मौका मिला, तो अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स सर। लेकिन बजट जो है ना वो बेहद ही नजदीक आता चला जा रहा है और इस बार तो वैसे बजट में कोई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद भी नहीं थी। दिस इज अ वोट ऑन अकाउंट। लेकिन स्टॉक मार्केट पे रिएक्शन थोड़ा ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग का देखने को मिल गया। पहला तो सवाल यही है कि आप इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? वित्त मंत्री क्या कुछ बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं जो बाजार पहले ही भांप के चल रहा है? नहीं, कुछ ऐसा बाजार के लिए नेगेटिव कुछ नहीं आएगा। और ये है कि देखिए 2019 का भी अगर आप देखें, ये अंतरिम बजट जो पेश किया गया था इलेक्शन से पहले, तो उसमें क्या होता है रजत जी के वोट ऑन अकाउंट जरूर है, बट सरकार कंटिन्यूटी की तरफ देखती है। और अब भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, चांस बहुत ज्यादा है कि इस तरह की सरकार जून या जुलाई में नया बजट पेश करेंगे, तो ये कंटिन्यूटी में रहेगा। और ये भी निकल के आ रहा है कि शायद ये एक इलेक्शन मैनिफेस्टो के तौर पे कि क्या क्या वेलफेयर मेजर और दूसरी तरफ ग्रोथ मेजर्स क्या ये सरकार अगले 5 साल इख्तियार करेगी, वो भी हो सकता है कि इस बजट में रहे। तो मार्केट ने बजट से कुछ नेगेटिव नहीं देखा। मेरे ख्याल से मार्केट की जो गिरावट है वो दो कारणों से है। एक तो बहुत एक बड़े रकम है जो एफआईज विदेशी निवेशकों ने जो बिकवाली करी है। दूसरा, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई जब मार्केट छूते हैं उस टाइम पे कुछ ना कुछ लोग अपना पोजीशंस हल्के करते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग रहा है। और दूसरा, एफआईज की तरफ से जो बहुत बड़ी बिकवाली हुई है और थोड़ा निराशा अर्निंग्स के तौर पे, बैंक्स के जो अर्निंग्स आए हैं उसके तौर पे हमने देखा। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि बजट से रिलेटेड है ये जो सेलिंग है, ज्यादा ये 3 मूलभूत कारण है। अच्छा सर, लेकिन बजट पे दिस इज वोट ऑन अकाउंट जो इस बार आएगा इंटरिम बजट, तो 2019 में ऐसा ही एक बजट जो है वो पीयूष गोयल जी ने भी पेश किया था। दैट वाज आल्सो इंटरिम बजट। उस समय भी कहा यह जाता है कि बहुत ज्यादा कुछ रिफॉर्म्स को लेकर उन्होंने घोषणाएं की थी और वो भी इलेक्शन से पहले का ही समय था। तो क्या ऐसे ही कुछ रिफॉर्मिस्ट अनाउंसमेंट्स या फिर कुछ लोक लुभावन अनाउंसमेंट्स जो हैं वो आप इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हो बजट में जो वित्त मंत्री करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल रजत जी। क्या होगा कि जैसे मैंने कहा, वेलफेयर मेजर्स की तरफ काफी फोकस रहेगा। और वैसे तो गरीब कल्याण, गरीब अन्न वितरण जो है वो सब 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। बट जैसे किसानों के लिए 6,000 रुपए का भत्ता है वो 8,000 होने की उम्मीद है। मनरेगा में ज्यादा घोषणा की जाएगी, 60,000 से ऊपर, 60,000 करोड़ के ऊपर हो सकता है नंबर हो। तो वेलफेयर जरूर रहेगा, वो अहम पहलू रहेगा। दूसरा, सरकार गिनवाएगी कि पिछले 10 साल में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। तीसरा, वो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो भी सेंट्रल सरकार का आने वाला है उस पे एक आपका कर्टन रेजर आप कह सकते हैं कि वो बताएगा कि क्या क्या अगले 5 साल की क्या नीतियां हैं। और चौथा है जो ग्रोथ का फोकस रहा है वो रहेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, डिफेंस, रेलवे, स्पोर्ट्स, रोड्स, ग्रोथ का जो फोकस है वो जारी रहेगा। थोड़ा मिडिल क्लास को टैक्स में रियायत मिल जाए, वो तो हर समय मांग रहती है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट हो या स्लैब थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, हो सकता है उसमें भी कुछ छूट दी जाए मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए। आम आदमी को क्या मिलेगा इस पे तो मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन सर पिछली बार ना 45 लाख करोड़ रुपए का खर्चा सरकार ने गिनवाया था बजट के तौर पे, जो बजट एस्टिमेट था, और 27 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यूज गिनवाए गए थे, 18 लाख रुपए का कर्जा। इस बार क्या एस्टिमेट कर रहे हैं आप?
देखिए, थोड़ा बहुत बढ़त होगी, इन्फ्लेशन भी रही है पिछले साल 5-6% की, तो वो तो रहता ही है। बट पहले देखते हैं कि ग्लास आधा जो भरा हुआ है। जो गुड न्यूज क्या है कि आपके रेवेन्यू साइड पे ज्यादा रिटर्न्स हैं, तो डायरेक्ट टैक्स हो इनडायरेक्ट टैक्स हो दोनों में काफी वृद्धि हुई है क्षमता से ज्यादा। बुरी खबर क्या है कि जीडीपी उतना तेजी से ग्रो नहीं किया। एक तो इन्फ्लेशन नीचे आई, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन तो नेगेटिव में भी रही कुछ महीने, उससे क्या है जीडीपी डिफ्लेटर का इम्पैक्ट हो गया। और उसके कारण आपका नॉमिनल जो 11.5% था बजटेड, वो लगभग 9.5 से 10% रहेगा जीडीपी की ग्रोथ। तो इसके चलते फिर खर्चा और आमदनी दोनों में सरकार को देखना पड़ेगा। और FY 2026 तक जो फिस्कल एक ग्लाइड पाथ है कि फिस्कल डेफिसिट को हम 4.6% तक ले आएंगे वापस, उसके ऊपर वो बने रहते हैं कि एक आध साल उसको स्लिप करने देंगे, ये जरूर देखना पड़ेगा। डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट मीट नहीं होगा, चाहे ओएफएस वगैरह के थ्रू हुआ है और आप कर सकते हैं। जरूर एक्सपेक्टेशन के पीएसयू जो 20-25 सुदृढ़ पीएसयू हैं वो डिविडेंड जरूर देंगे फरवरी मार्च में, उससे थोड़ी भरपाई होगी। बट डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट मेरे ख्याल से अगले साल के लिए कम रखा जाएगा। चुनावी साल है, किसी को भी नाखुश करना सरकार के लिए गवारा नहीं है। तो डिसइन्वेस्टमेंट कम रहेगा, कोई नाम नहीं आएंगे डिसइन्वेस्टमेंट में। और साथ में जो फिस्कल डेफिसिट है वो मेरे ख्याल से 5.9 की जगह 5.6 तक आ सकता है, क्योंकि आपके रेवेन्यू बढ़े हैं। और अगले साल के लिए 5.3 तक की चेष्टा की जाएगी। तो हो सकता है कि जो बाजार से जो उठाना है डेट, वो कम किया जाए थोड़ा। बट खर्चा तो बिल्कुल बढ़ेगा ही, 47 हो सकता है, 48 हो सकता है, वो देखना पड़ेगा। सिंगल डिजिट में इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा बढ़ेगा, सो 10 लाख से 10.5 लाख आप उम्मीद कर सकते हैं, या 11.25 लाख ऐसे आएगा। और रेलवेज, डिफेंस, ये तो रहेगा ही फोकस। लेकिन सर अभी इसको ना बजट से मार्केट को भी कनेक्ट करते चलते हैं, क्योंकि व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या होगा, बजट का इम्पैक्ट। और बाजार पहले ही इशारा दे देता है ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस, रेलवेज और पावर, खासतौर से ये जो आप सोलर पावर और हाइड्रोजन से जुड़े जो सेक्टर्स हैं वो एकदम से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या ये सरकार की प्रायोरिटीज होंगी FY 25 के लिए? बिल्कुल, FY 25 ही नहीं, FY 40 तक, 47 तक ये प्रायोरिटीज हैं। क्योंकि रेलवे आपका बिल्कुल वो आप कह सकते हैं आर्टरीज ऑफ द कंट्री है, सड़कें और रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, सब चीज उसी पे चलता है। डिफेंस, क्योंकि हम सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर थे डिफेंस इक्विपमेंट के, अब क्या इंडिजिनाइजेशन बड़ी तेजी से हो रहा है। दूसरा, हमारे पास क्या होता था, बड़े बड़े खर्चे तो कर लिए, बट डाउन टू अगर गोलियां हो या गोले हो। अब देखिए यूक्रेन की वॉर में सबसे बड़ा, कल ही यूरोपियन यूनियन ने 1 बिलियन यूरोस दिया है सारी कंट्रीज को मिला के, कि आप गोले बनाइए। 155 mm बंदूकों के जो गोले दागने हैं, गोले नहीं है। तो हमारे पास एक हफ्ते का असला बारूद रहता था, एक हफ्ते से ज्यादा जंग चल जाए तो हमारे पास लड़ने की क्षमता नहीं थी। कारगिल के टाइम भी यही था, जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, जरूर हमने सेना भेजी बॉर्डर पे, बट उसको सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल था। अब क्या हो रहा है कि उस पे फोकस आ रहा है कि भाई, और यूक्रेन के बाद रजत जी ये देख के आया जिस तरह ड्रोन्स ने एक छोटे छोटे सीबॉर्न ड्रोन्स ने रशिया की सबसे बड़ी शिप मॉस्कवा, सबसे बड़ी वॉरशिप को ढेर कर दिया एक ड्रोन ने, और वो सीबॉर्न ड्रोन ने। तो ये ड्रोनों से लड़ाई होगी, आदमियों से नहीं लड़ाई होगी। इसलिए ये अग्निवीर वगैरह वो बना रहे हैं कि एक तो यूथफुल आर्मी हो जो सक्षम हो, ड्रोन वोन चलाने में सक्षम हो, आर्टिफिशियल रोबोस और इंटेलिजेंस में। दूसरा, लड़ाई होगी लाखों करोड़ों ड्रोन से बनिस्पत इसके के एक्चुअली आदमी दाग रहे होंगे। तो वो तैयारी चल रही है, उसके लिए खर्चा जरूर है। तो
इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। और आपको बजट इस तरह से सोचना है कि आप 3 साल 5 साल का नजरिया रखिए। बजट से पहले रेलवेज वगैरह सब भागते हैं, वो भाग हो चुकी। पीएसयू अभी अगले हफ्ते तो आया कि आया बजट, अब बिकवाली हो रही है, तो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और नॉर्मली हमने यही देखा है, रेलवे स्टॉक भागते हैं या पीएसयू स्टॉक भागते हैं और फिर बजट के बाद बिकवाली हो जाती है। इस बार क्या है कि पहले ही बिकवाली, कल ही बहुत सारा पब्लिक सेक्टर कंपनियों में प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा। तो वो हो चुका है। तो आप बजट आ जाने दीजिए, जल्दबाजी कोई नहीं है, 1 तारीख को सब साफ हो जाएगा। लोक लुभावन भी जैसे आपने कहा वो रहेगा और ग्रोथ का फोकस रहेगा। इलेक्शन मैनिफेस्टो बन के आएगा, पॉलिसी की गणना की जाएगी, क्या क्या अच्छा काम हुआ 10 सालों में और अगले 10 सालों में क्या करने वाले हैं। बट इससे हमें देखना क्या है, आप अगर 3 साल 5 साल का नजरिया देखें, कंटिन्यूटी का नजरिया देखें, भारत को मेक इन इंडिया चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग बहुत जबरदस्त होगी भारत में, उसको सप्लाई करना है पावर ने, पावर को बहुत जरूरत होगी, और उनके इनपुट्स लाने और प्रोडक्ट्स ले जाने के लिए आपको रेलवेज चाहिए, आपको रोड्स चाहिए, आपको एविएशन चाहिए, पोर्ट्स चाहिए, वहां लगता रहेगा। और इस सब को महफूज रखने के लिए आपको डिफेंस करना है। आज रशिया वीक हो गया, नहीं तो 71 से जब से ब्रेजनेव और श्रीमती गांधी ने हाथ मिलाया था, रशिया हमारे पीछे खड़ा रहता था। अब रशिया क्योंकि चाइना के ऑर्बिट में आ गया है, हम अकेले हैं, और अगली जंग आपको 2 फ्रंट पे पाकिस्तान चाइना से लड़नी पड़ेगी। एटलीस्ट आपके पास इतना बल हो कि 30 दिन तक आप उनको पकड़ सके और रोक सके आगे आने से। तो ये डिफेंस, मॉडर्नाइजेशन, इंडिजिनाइजेशन, और फिर और पैसा बनाने के लिए डिफेंस में से एक्सपोर्ट्स, ये अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को, साउथ ईस्ट एशिया को, ब्रह्मोस से लेकर गोलियों तक हम एक्सपोर्ट करेंगे। हमारी क्षमता बन रही है और बड़ी तेजी से बनेगी। तो ये बड़े बड़े आप कह सकते हैं कार्य रहेंगे सरकार के, और ये सब करते हुए री इलेक्शन एबिलिटी रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ग्रोथ करिए और फिर आप इलेक्ट होके ही ना आए, तो वो गलती नहीं करने वाले। शाइनिंग इंडिया 2004 वाली फिर से नहीं होगा गलती। तो साथ में सेफ्टी नेट बनता रहेगा, साथ में हर सेगमेंट के लिए कुछ ना कुछ लुभावनी चीजें वो भी आती रहेंगी, तो वो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। एक सवाल यहाँ पर अब और आ रहा है, और वो एक नया उभरता सेक्टर सामने निकल के आ गया, वो है टूरिज्म, स्पेशली स्पिरिचुअल टूरिज्म। सर, इस पे क्या, इसको बढ़ावा देने के लिए, और जो भी अभी अयोध्या में देखा इनफ्लो, टूरिस्ट का इनफ्लो देखा अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद, तो उसके चलते क्या सरकार स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देगी? क्या इसके लिए एलोकेशन अब बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ेगा, और उसका क्या है रजत जी, इंस्टेंट रिटर्न आ रहा है। आपने $225 मिलियन डाले भव्य मंदिर निर्माण में, वो आपको 1 महीने में वापस लौटा देगा। तो जैसे कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल टूरिज्म से 4 लाख करोड़ का इम्पैक्ट अयोध्या से ही आ जाएगा साल का, या ट्रेडर्स बॉडी ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में 1 लाख करोड़ के राम टीके, राम ध्वज, इस तरह की चीजें बिक गई हैं, और कहीं आपको मिल नहीं रहा है राम। यहां तक के गीता प्रेस गोरखपुर ने कहा कि हमारे भंडारों से जितने रामचरितमानस के प्रतियां थी, जितनी हनुमान चालीसा की प्रतियां थी, सब बिक गई हैं। अब वो फिर से नया छाप रहे हैं। तो ये एक भक्ति की लहर जो चली है, ये बहुत जबरदस्त है। और अगर आप देखें तो हर तबके के लोग आने को तैयार हैं। अयोध्या में आप 50 होटल बन रहे हैं, नया एयरपोर्ट बनाया गया, उसमें लगभग 3000 लोग दिन के उतर सकते हैं। वो उसको 6 गुना करने की कोशिश कर रहे हैं और 2 सालों में, कि 20,000 लोग वहां से आए। अयोध्या रेलवे स्टेशन में 60,000 लोग आ सकते हैं दिन के, उसको वो ट्रिपल करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्लेटफॉर्म बनाए और गाड़ियां चले। और सड़क से तो आएंगे, सड़क तो यूपी के बहुत जबरदस्त जो हुआ है, एक्सप्रेसवेज जो बने हैं, राइट अप टू नॉर्थ गोरखपुर तक आप चले जाइए, टू साउथ आगरा, मथुरा देख लीजिए, तो पूरा कनेक्टिविटी आ गया है। इससे क्या हो जाता है, 20,000 नई नौकरियां हॉस्पिटैलिटी में आ गई हैं। अब आप सोचिए, दिन के अगर 1 लाख लोग भी आते हैं जिनकी क्षमता है गाड़ी हायर करने की, और 5 लोग भी गाड़ी में चढ़े, तो आपको 20,000 गाड़ियां चाहिए दिन की, जो
लोगों को इधर से उधर ले जा सकें, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। रियल एस्टेट 10 गुना बढ़ गया प्राइस, तो 500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट था, वो 2000 से 20,000 रुपए भी हो गया मंदिर परिसर के पास। इस तरह का जब आता है और ये जो ये जेफरीज की रिपोर्ट ने वेटिकन से या मक्का से ये सब जो बताया है, अब मक्का में क्योंकि सऊदी का मोनोपोली है, $12 बिलियन, लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा वो कमाते हैं साल का मक्का में। वेटिकन में नहीं कमाई इतनी होती क्योंकि वो रोम में रहते हैं लोग, क्योंकि वेटिकन रोम में ही है, तो रोम में लोग रहते हैं, होटल वगैरह। बट जैसे ही अयोध्या बनारस ऑलरेडी हमने देख लिया कि 10-10 गुना लोगों का फुटफॉल बढ़ गया, और आप सहूलियत दीजिए लोगों को, वो और आएंगे। तो पहले बाहर जाने से पहले लोग कहेंगे पहले ये 4 धाम की यात्रा कर लेते हैं, सारे मोक्ष धाम देख लेते हैं, और अयोध्या फिर से एक रिवाइव हुआ है मोक्ष धाम के तौर पे। तो ये बहुत बड़ा होने वाला है, सरकार का फोकस है। देखिए हमारे पास केवल 1.5% है दुनिया का टूरिज्म डॉलर का हिस्सा, और कितनी हमारे पास है। आप ठंडा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान दोनों दे सकते हैं। कच्छ चले जाइए या राजस्थान चले जाइए या हिमालय चले जाइए, 70% हिमालय हमारे पास है, 7,000 किलोमीटर कोस्ट लाइन हमारे पास है। इतने बीच हैं कि लोगों को ही नहीं पता कि इस तरह के बीच भी अवेलेबल हैं। लोगों ने गोवा देखा है या केरला देखा है, और कहीं गए नहीं है। तो ये पूरी देख लीजिए, जिस तरह से जगन्नाथपुरी का पूरा डेवलपमेंट किया है नवीन पटनायक जी ने, तो वहां आप पुरी का बीच अगर देखिए, इतनी डेवलपमेंट हो रही है उधर, और कनेक्टिविटी हो रही है, पुरी का एयरपोर्ट आ रहा है, और 6 से 8 लाख लोग जगन्नाथपुरी में दिन के आ रहे हैं। सोचिए खर्चा अगर 1,000 रुपया भी वो लोग लगाएं दिन का, कितना हो जाता है औसतन। सर बजट पे बाजार कैसे रिएक्ट करेगा? इनफैक्ट पहले तो प्रॉफिट बुकिंग हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ऊपरी स्तरों पर हो गई है, लेकिन एफआईज ने बिकवाली क्यों की है, क्यों कॉन्फिडेंस हिल गया? और स्पेसिफिकली जहां पर एफआईज की होल्डिंग इतनी ज्यादा थी, अब उनके पास जो शेयर है वही तो बेचेंगे, एचडीएफसी बैंक। तो इतनी स्ट्रॉन्ग बिकवाली के पीछे कारण क्या है? और ये सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक ही है या फिर कतार में और भी हो सकते हैं? ये अभी हाल फिलहाल में ना एक और रिपोर्ट भी आ रखी है कि एफपीआईज के जो ओनरशिप है, बेनिफिशियल ओनरशिप किसके पास है, उसको लेकर भी कुछ नए नॉर्म्स हैं, उसका असर भी बाजार पर देखने को मिल रहा है। आप थोड़ा इसको समझा पाएं तो। वो थोड़ा, ये क्या होता है, पहले इवेंट हो जाता है, फिर उसके ऊपर फोर्स फिटिंग की जाती है। अब ये 3 महीने पहले सेबी ने कह दिया था कि आप अल्टीमेट बेनिफिशियरी बताइए। तो अब एफआई कोई मॉरिशस से या केमन आइलैंड या सिंगापुर से इन्वेस्ट कर रहा है, या लक्समबर्ग से, उसके पीछे कोई कंपनी है, उसके पीछे कंपनी है, बट ये होता है लीगल पर्सन, कंपनी होता है लीगल पर्सन, आप और मैं नेचुरल पर्सन है। तो सेबी ने क्या कहा, मुझे बताइए नेचुरल पर्सन कौन है। अब इसमें हो सकता है कुछ घर का पैसा राउंड ट्रिप करके लगा हो, बट घर का पैसा बाहर गया वो एचडीएफसी का तो नहीं है, एचडीएफसी का तो कोई प्रमोटर ही नहीं है, इंस्टीट्यूशनली ओन्ड है एचडीएफसी। तो ये बिल्कुल थ्योरी फेल हो जाती है जब लोग कहते हैं जी एफआईज के कारण, क्योंकि सेबी ने ये कंप्लायंस लगाया था। वो कुछ ऐसा नहीं है। उसमें सेबी ने 2 बातें कही हैं कि अगर आपके 25,000 करोड़ एक बिजनेस ग्रुप में लगे हैं, या आप 50,000 करोड़ से ज्यादा भारत में लगा चुके हैं, हमें इतना बता दीजिए अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। इसमें रियायत क्या दी गई? सॉवरेन फंड्स को बोला आपको जरूरत नहीं है। जो रजिस्टर्ड एफआई हैं अच्छे इलाकों से, अब ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, इन सब को बोला आपको जरूरत नहीं है। जो रिटेल फोकस फंड पैसे लेके आते हैं, जिनके हजारों में निवेशक हैं, उनको जरूरी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को रियायत मिल गई है। अच्छा, और क्या 31 जनवरी को इनको बंद कर दिया जाएगा? नहीं, इनको 6 महीने मिलेंगे। अगर आप फिर भी नहीं मीट कर पा रहे, तो अब आपको 6 महीने और मिलेंगे उसको जीरो करने के लिए। तो अब मेरे पास ये आंकड़े तो है नहीं, ये सेबी के पास ये आंकड़े होंगे। 25,000 करोड़ कौन लगा के बैठा है? वो तो अपनी कंपनी में लगाए होंगे ना, उसने एचडीएफसी में तो नहीं लगाए। तो ये फेल हो जाता है थ्योरी, जब लोग बहुत उछाल रहे हैं इस थ्योरी को सोशल मीडिया पे कि एफआईज ने इस कारण बेचा है। नहीं, एचडीएफसी तो एफआईज ने इस कारण नहीं बेचा है। अपनी कंपनियां बेची होती तो वो अलग बात थी। इसमें
वैसे क्या होता है? बेचा क्यों एचडीएफसी बैंक बेचा क्यों? नहीं, जो वो तो अर्निंग्स और उस कारण, बट मेरा जो थ्योरी है वो ज्यादा चाइना लिंक्ड है कि चाइना लगभग $6 ट्रिलियन फॉल हो गया है चाइना के मार्केट्स में। तो दो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड्स हैं, वो लिक्विडेशन प्रेशर उन पे आ रहा है। उसमें होता है कि 43% चाइना होता था, हम 8 होते थे, अब चाइना 28% हो गया, हम 16% हो गए। तो वहां जब $1 निकलता है तो 28 सेंट चाइना से निकलता है, बट 16 सेंट हमारे से भी निकलता है। और जब आपको यहां से निकालना, बास्केट सेलिंग करेंगे, तो आप रिलायंस बेचेंगे, एचडीएफसी बेचेंगे, बाकी चीजें बेचेंगे। माहौल खराब है, कोई डोमेस्टिक एचडीएफसी नहीं खरीद रहा, म्यूचुअल फंड भी बेच रहे हैं, तो एचडीएफसी ज्यादा गिर जाता है। बाकी सामने रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, ये सब म्यूचुअल फंड मुस्तैद है खरीदने के लिए, वो खरीद लेते हैं आके। तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है मेरा, जस्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये कह रहा हूं। इसका कोई लिंक ये सेबी के कंप्लायंस से नहीं है। ये मोर ये है कि ग्लोबल इमर्जिंग फंड्स बेच रहे हैं क्योंकि चाइना का एक्सपोजर कम हो रहा है, बहुत जबरदस्त गिरा है चाइना। तो आपने कल देखा होगा एक हेज फंड भी बंद हो गए, वो चाइना को लॉन्ग करके बैठे थे, जापान को शॉर्ट, और टोटली वो रिवर्स हो गया। तो जनवरी के फर्स्ट 2 हफ्तों में -18% बना गए, वो उन्होंने बंद कर दिया फंड कल। तो इस तरह का जो माहौल है उसमें ये बिकवाली है। बाकी भारत का कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ। भारत के बजट में ऐसा नहीं है कि एफआईज बैन होने वाले हैं, ना ही सेबी तंग करने वाला है एफआईज को। ये सब कहानियां ही हैं। ये इशू चाइना से आता है जहां तक मेरा सोच है। अब कल चाइना ने अनाउंस किया स्टिमुलस, चाइना के मार्केट बढ़े, फिर आपके मार्केट क्यों गिरे, ये आप अगला बात सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा कहना यही है, वो जो कल चाइना में सेंटिमेंटल इंक्रीज हुआ 2015, आप देखिए पहले जरूर बढ़ा था बट फिर गिर गया था। तो मार्केट में अभी हौसला नहीं है। $278 बिलियन की बात चल रही है कि चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनियां डालेंगी अपने स्टॉक मार्केट में। उसके चलते फ्रंट रनिंग जरूर हुई कल, लोगों ने खरीदा हांगकांग और चाइना लिंक्ड, बट वो अभी सी थ्रू करना है। और अगर उसमें वर्चुअस सर्कल बन जाता है, चाइना में फिर से इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी, आप देखेंगे आपका भी बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चपेट हमें इमर्जिंग मार्केट्स के कारण पड़ रही है, बनिस्बत इसके के भारतीय कारणों से। ना आपका फंडामेंटल खराब है, ना आपकी कंपनियां खराब है, ना आपके बजट में कुछ ऐसा खराब आने वाला है। रही बात पॉलिटिकल रिस्क की, वो भी पॉलिटिकल कंटिन्यूटी लग रही है। 3 दिसंबर के बाद लगभग तय हो गया 300 से तो ज्यादा सीटें इस कोएलिशन को मिल जाएंगी। तो वो भी किसी को डर नहीं है स्टेबिलिटी के तौर पे के, और इतनी बड़ी बिकवाली कभी नहीं होती क्योंकि जो ज्यादातर एफआईज हैं वो लंबी अवधि के लिए आते हैं। ये ईटीएफ होते हैं जो अगर अंडरलाइंग लिक्विडेशन है तो उनको बेच के जाना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से है। भारतीय पैसा कितना निकल रहा है वो अपनी कंपनियों से निकलेगा। वो एचडीएफसी वगैरह नहीं खरीद के बैठते हैं जब राउंड ट्रिपिंग करके लाते हैं पैसा, वो अपनी कंपनियों का कीमत बढ़ाते हैं, ना कि वो एचडीएफसी जैसी इतनी वेल रन वेल गवर्न्ड कंपनी को में पैसा लगा के बैठे होंगे और फिर सेबी के कारण बेच के जा रहे होंगे। ये बहुत बहुत कठिन है इसको मानना। सर आखिरी सवाल ये है कि जब बजट आता है ना, उससे पहले जो डिस्कस होते हैं सेक्टर्स, वो रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ऐसे सेक्टर्स डिस्कस होते हैं। लेकिन अर्निंग्स के लिहाज से बाजार तो असल खेल अर्निंग्स का ही है। क्या लगता है आपको, बैंकिंग, फाइनेंशियल या फिर आईटी, फार्मा, कोई भी सेक्टर जो आपके टॉप रेडार पर रहेगा, टॉप 3 सेक्टर्स कौन से होंगे, और इन्वेस्टर्स को क्या मैसेज होगा, इस बिकवाली को क्या यूज करें खरीदारी करने के लिए? थोड़ा रुक जाइए, बजट आ जाने दीजिए और बजट का एक दिन भी निकल जाने दीजिए, ताकि क्या होता है उसमें बजट स्पीच में बिटवीन द लाइंस कई चीजें आ जाती हैं। तो जब बजट डॉक्यूमेंट आ जाएगा हमारे पास, मार्केट एक दिन पचा ले, तो मैं कहूंगा अगले हफ्ते के अंत तक आप सोचिए सेक्टर क्या चलेंगे। अगेन 3 साल 5 साल की आप देखिए चाल। इस साल थोड़ा बैंक्स पे प्रेशर रहेगा, उनके मार्जिन्स पे, क्योंकि डिपॉजिट कम है और लोन बड़ी तेजी से बढ़े हैं।
लोन के रेट वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ा पाएंगे, डिपॉजिट्स के लिए जंग चल रही है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स ये तो चलेंगे, एवरग्रीन सेक्टर हैं, इनको आप 3 साल 5 साल की अवधि से रखिए। पावर, रेलवे, डिफेंस, इसमें क्या हो गया है, बहुत बढ़त हो गई है। तो अगर कोई गिरावट आती है तब अच्छा मौका है, नहीं तो फिर बजट के बाद आराम से देख के, वैल्यूएशन देख के फिर आप उतरें। अभी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गए हैं कि अगले 5 साल सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये सोच के हो गए। सेक्टर्स बड़े तगड़े हैं, रेलवेज हो, डिफेंस हो, पावर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं और फोकस भी सरकार का इन पे रहेगा, बट वैल्यूएशन आगे भाग गए हैं। तो एक झटका और आने दीजिए, थोड़ा बहुत अभी करेक्शन मिल गया आपको, लगभग 600-700 पॉइंट निफ्टी नीचे आ गया, आपको एक चांस जरूर मिला। अब बजट निकल जाने दीजिए, फिर और मौका मिलेगा, फिर देख लेंगे। और सेक्टर्स जो अभी अच्छे नहीं लग रहे, आईटी का वर्स्ट इज ओवर, तो सबसे खराब बात निकल गई, अब यहां से बढ़ेगा, बट धीरे धीरे बढ़ेगा। बट क्या है, मार्केट आपको 1 दिन या 3 दिन में साल की चाल दे जाता है, तो वो आईटी की चाल हो गई। अब आना मतलब आपको काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, 3-6 महीने ना चले फिर चले साल के अंत तक, तो वो आप सोच समझ के डालिए। ये फोकस में कि क्या डोमेस्टिक फोकस वाले सेक्टर से कंपनियां चलेंगी या फिर जो यूएस फोकस वाली जो कंपनियां आईटी और फार्मा ये चलेंगी? डोमेस्टिक और डोमेस्टिक में साइक्लिकल चलेगा, रेट कट आएगा इस साल, तो आपका ऑटो हो गया, बैंक्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पावर, रेलवेज, डिफेंस हम बोल ही चुके हैं, डोमेस्टिक ज्यादा चलेगा। राइट, अजय जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट पे अपनी एक्सपेक्टेशन बताने के लिए, साथ ही साथ बाजार पे क्या रिएक्शन आएगा उसको बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स।